हाय सेल्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब बहुत मस्त होंगे, सबकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी। आप सबकी डिमांड पे आज मैम आपके लिए लेकर के आई है हेरिडिटी का वन शॉट इन जस्ट 20 मिनट्स। हम ये चैप्टर आज रिवाइज करने वाले हैं कंसेप्ट मैपिंग, माइंड मैपिंग के थ्रू। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दूंगी जिन पे मेन आपको फोकस रखना है। तो मेक श्योर करना कि जस्ट 20 मिनट्स के सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक आप पूरा वॉच करो। चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो ये मेरे उन प्यारे बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक एमवी सैट के लिए रजिस्टर नहीं किया है। तो अगर आप चाहते हो आपको 100% स्कॉलरशिप मिले अश्योर्ड सी, तो आप जरूर रजिस्टर करो। रजिस्ट्रेशन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑफलाइन सेंटर्स में ये टेस्ट होने वाला है 2nd, 3rd, 9th एंड 10th ऑफ दिसंबर को। ये सारे आपके ऑफलाइन सेंटर्स हैं जिनके ये टेस्ट सेंटर्स अवेलेबल हैं। एंड वन थिंग मोर टू टेल यू, जो भी बच्चा इन ऑफलाइन सेंटर्स में जाकर के टेस्ट देगा उसको 100% स्कॉलरशिप के साथ साथ 10% एडिशनल स्कॉलरशिप मिल सकती है। और साथ साथ में वेदांतु का मिनी स्टडी पैक भी मिल सकता है। तो मेक श्योर करना कि आप एमवी सैट के लिए रजिस्टर कर लो। लिंक आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। कुछ नहीं करना, अपना नाम डालना है, ग्रेड डालना है और खुद को रजिस्टर कर लेना है। रजिस्ट्रेशन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलो तो लेट्स बिगिन विद आवर सेशन। तो अगर मैं बात करूं व्हाट इज हेरिडिटी, तो भाई हेरिडिटी क्या होता है। हेरिडिटी होता है आपकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो आपकी कहीं ना कहीं आपके जीन्स से रिलेटेड होती है। दे आर रिलेटेड टू योर जीन्स और रिलेटेड टू योर क्रोमोसोम्स। जब ये आपके पेरेंट्स में से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है, पेरेंट्स में से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है, इसको हम लोग कहते हैं हेरिडिटी। जैसे कि आपके बालों का कलर, आपके आईज का कलर, आपकी हाइट, ठीक है, ये सब चीजें क्या है, आपकी आंखों का शेप, आपका फेस का शेप जो है, आपके फेस का कलर, ये सब आपके पेरेंट्स में से आपके अंदर आया होगा। तो ये सारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, हमें बाहर से दिखती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे क्रोमोसोम्स, हमारे जीन्स कंट्रोल करते हैं जो कि डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये डीएनए जब कॉपी हो रहा होता है, ये डीएनए जब हमारे मदर और फादर में से निकल करके हमारे अंदर जा रहा होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे अंदर दिखने लग जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग हेरिडिटी बोलते हैं। तो अब इन सब चीजों को पढ़ने के लिए हमारे मेंडल चचा जी ने पी प्लांट का यूज किया था। क्या यूज किया था उन्होंने? पी प्लांट का यूज किया था। लेकिन इससे रिलेटेड आपको एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक बता देती हूं, वो है आपका वेरिएशन का टॉपिक। हमें पता है एनिमल्स जो होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं इसमें जो गैमीट फॉर्मेशन होती है, वो होती ही नहीं है। देयर इज नो गैमीट फॉर्मेशन। एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। क्या होता है? एक सिंगल पेरेंट। और कुछ बहुत ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनमें गैमीट फॉर्मेशन होती है, लेकिन ये जो गैमीट फॉर्मेशन हो रही होती है ना, वो माइटोटिक डिवीजन के थ्रू होती है। किसके डिवीजन के थ्रू? माइटोटिक डिवीजन। जिसकी वजह से इनमें कोई चेंजमेंट नहीं आता, इनके डीएनए में। डीएनए जो होता है एज इट इज थोड़े बहुत ही कम वेरिएशन के साथ ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से इसमें चेंजमेंट दिखने के चांसेस नहीं होते। आपका जो बैक्टीरिया है वो क्या कर रहा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। उसमें जो गैमीट फॉर्मेशन है वो हो नहीं रही है। एक ही सिंगल बैक्टीरिया आपका 2 बैक्टीरिया में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में वेरिएशंस, चेंजेस होने के चांसेस नेग्लिजिबल होते हैं। लेकिन अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो मेल प्लस फीमेल दोनों के ही जीन्स, दोनों के ही डीएनए जो हो रहे होते हैं कॉपी होकर के किस में जाते हैं? जाइगोट के अंदर जाते हैं। कौन से डिवीजन के थ्रू? मियोटिक डिवीजन के थ्रू। तो मियोटिक डिवीजन में जब आपका डीएनए कॉपी हो रहा होता है, मेल और फीमेल में से, तो भाई कॉपी करते हैं, तो कॉपी में कहीं ना कहीं डिफरेंस तो आता ही है। अगर आप किसी की कॉपी लेकर के, नोट्स लेकर के उसकी फोटो कॉपी कराओगे तो एग्जैक्टली सिमिलर फोटो कॉपी तो नहीं होती है।
अगर आप किसी के नोट्स भी छाप रहे हो तो नोट्स एग्जैक्टली सिमिलर तो नहीं दिखते हैं। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि हमने वो कॉपी किए। तो कॉपी के टाइम पे कहीं ना कहीं चेंजमेंट आ जाता है, उसी चेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? वेरिएशंस बोलते हैं, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और साथ साथ में गैमीट की फॉर्मेशन भी होती है, उसमें गैमीट की फॉर्मेशन भी होती है। तो देख रहे हो ये क्या है? आपके बैक्टीरिया हैं, ये सारे क्या है? बैक्टीरिया हैं जो क्या परफॉर्म किया? जिन्होंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म किया, जिसकी वजह से उनका जेनेटिक मेकअप जो है, जो उनके जीन्स होते हैं वो एकदम सिमिलर रहते हैं। जबकि आपका ये रैबिट देख रहे हो, एक रैबिट आपका लाइट ब्राउन कलर का है, एक रैबिट आपका लाइट ब्राउन कलर का है और एक रैबिट आपका डार्क ब्राउन कलर का है, जो कैसा रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसकी वजह से इनकी जो प्रोजनी बनेगी, इनकी जो ऑफस्प्रिंग बनेगी, वो एक दूसरे से काफी अलग हो जाती है। और ये टाइप के वेरिएशंस, इसी टाइप के वेरिएशंस आपको ज्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही दिखने के लिए मिलते हैं, जो कहीं ना कहीं आगे जनरेशन में जाकर के एक्यूमुलेट होते जाते हैं। जैसे कि आपकी मम्मी में से आपके अंदर चेंज आया, जब आपके खुद के बच्चे होंगे तो उनके अंदर आपके वाले चेंजमेंट जाएंगे, जब उसके बच्चे होंगे तो उसके अंदर वो चेंजमेंट जाएंगे। तो इस तरीके से जो वेरिएशंस होता है, हर जनरेशन बाय जनरेशन इकट्ठा होता जाता है। क्या होता जाता है? इकट्ठा हो जाता है। तो जो डीएनए होता है वो अंडरगोज डैमेजेस। अंडरगो डैमेजेस का मतलब जब डीएनए कॉपी हो रहा होता है तो उसमें कोई ना कोई चेंजमेंट आ जाता है, या तो उसमें कुछ डैमेज हो जाता है। तो डैमेज की वजह से क्या आ जाता है? उसमें वेरिएशंस आ जाते हैं, म्यूटेशंस आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? उसमें वेरिएशंस और म्यूटेशंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से वेरिएशंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये जो वेरिएशंस है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपका 3 मार्कर्स में। तो मेक श्योर करना कि वेरिएशंस को पढ़ करके जाओ कि वेरिएशंस एक्चुअली में होते कैसे हैं। होते ऐसे हैं कि जब डीएनए कॉपी हो रहा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे या मियोटिक डिवीजन के टाइम पे, तो उसमें चेंजमेंट आ जाते हैं, जिसकी वजह से वेरिएशंस आ जाते हैं। वेरिएशन वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो तभी सर्वाइव करता है जब आपके इन्वायरमेंट ने उसको क्या किया होता है? एक्सेप्ट किया होता है। क्या किया होता है? एक्सेप्ट किया होता है। सपोज करो मेरे दो बैक्टीरिया, मेरे पास बैक्टीरिया 1 है और मेरे पास बैक्टीरिया 2 है। सपोज करो ये बैक्टीरिया जो मेरा है ये हीट रेजिस्टेंट है। हीट रेजिस्टेंट का मतलब ये अपने आप को धूप से बचा सकता है, और बैक्टीरिया 2 जो है वो अपने आप को धूप से या गर्मी से नहीं बचा सकता है। तो मैंने बैक्टीरिया 1 बैक्टीरिया 2 को दोनों को उठा करके धूप में रख दिया या किसी गर्म इन्वायरमेंट में रख दिया। तो इन दोनों बैक्टीरिया में से कौन सा सर्वाइव करेगा? बैक्टीरिया 1, क्योंकि वो अपने आप को धूप से बचा सकता है। तो ये जो वेरिएशन उसके अंदर आया, ये जो चेंज उसके अंदर आया, ये उसको क्या किया? उसको प्रॉफिट दिया, एडवांटेज दिया इस ऐसे इन्वायरमेंट में रहने का। तो भाई आपका जो वेरिएशन होता है वो कहीं ना कहीं अडेप्टेशन पे और कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं। अब बात करते हैं आपके रेडिएशंस क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि उसको वो इन्वायरमेंटल चेंज में अडेप्ट करने में हेल्प करते हैं और साथ साथ में इवोल्यूशन और सिलेक्शन करते हैं। इवोल्यूशन का मतलब होता है एक नया ही स्पीशी बना देते हैं। क्या कर देते हैं? एक नया ही स्पीशीज डेवलप कर देते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने वेरिएशन के क्वेश्चन में जरूर लिख करके आना, पूछा जा सकता है इस चैप्टर से। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम लोग अपने मेंडल चचा जी पे, जिन्होंने यही वेरिएशंस को कि डिफरेंस कैसे आते हैं आपके पेरेंट में से ऑफस्प्रिंग में, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे जा रहे हैं। जैसे कि आपकी मम्मी के बाल ब्लैक कलर के हैं लेकिन आपके पापा के बाल भूरे हैं, ब्राउन कलर के हैं, तो आपके बाल ब्राउन होंगे कि ब्लैक होंगे। ये सब चीजें पढ़ने के लिए ग्रेगोर मेंडल जी ने गार्डन पी के ऊपर, किसके ऊपर? गार्डन पी के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसके बेसिस पे उन्होंने 3 लॉ दिए थे। ठीक है, और उन्होंने गार्डन पी का ही जो है पी प्लांट क्यों सिलेक्ट किया था, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है जिसमें आप ये बता सकते हो कि गार्डन पी जो होता है, पी प्लांट जो होता है, वो सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन दोनों कर सकता है। उसके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो कम टाइम में जनरेट हो जाते हैं। उसके बाद बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसको लेकर के हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते थे। यही सारे कुछ बहुत रीजन है जिसकी वजह से आपके फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगोर मेंडल जी ने पी प्लांट का यूज किया था, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट कि अब टर्म्स क्या क्या यूज होते हैं आपके जेनेटिक्स में। ध्यान से सुनना क्या होता है। जीन जो होता है, ये जो क्रोमोसोम होता है ना,
ये जो क्रोमोसोम होता है, ये आपका क्रोमोसोम हुआ, इसके पर्टिकुलर लोकेशन पे एक जीन प्रेजेंट होता है। इस जीन को आपके ग्रेगोर मेंडल जी ने फैक्टर बोला था। क्या बोला था? फैक्टर बोला था, जो कि आपके पेरेंट्स में से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है, बच्चे में ट्रांसफर होता है, और ये जीन में क्रोमोसोम के एक पर्टिकुलर पोजीशन पे लोकेटेड होता है। अब अगर मैं जीन की बात करूं तो जीन हमेशा ही पेयर में प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन हमेशा ही पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उन पेयर्स को हम क्या बोलते हैं? अलील्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलील्स। सपोज करो मेरा हेयर है, हेयर जो है उसको जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं। कौन कंट्रोल कर रहे हैं? जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं। हेयर का जो कलर होगा, जैसे कि मेरा हेयर का कलर ब्लैक है या ब्राउन होगा, तो ये जो ब्लैक और ब्राउन है आपका, ये आपके अलील्स करते हैं। सपोज करो ये मेरा एक क्रोमोसोम है, ठीक है, तो एक क्रोमोसोम पे यहाँ पे ब्लैक वाला अलील प्रेजेंट होगा, इस एक आर्म पे ब्लैक वाला अलील और इस एक आर्म पे ब्राउन वाला अलील प्रेजेंट होगा। तो जीन हमेशा ही पेयर्स में प्रेजेंट रहते हैं। देखो, ब्राउन अलील और ये आपका ब्लू कलर का अलील। तो हमेशा याद रखना, जीन्स जो होते हैं वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। एक डोमिनेंट होता है, एक रेसेसिव। इसका मीनिंग भी आगे आपको भी बताती हूँ। फिनोटाइप की बात करूं तो फिनोटाइप जो होता है, फिजिकल अपीयरेंस होता है। फिजिकल, ठीक है, फिजिकल का पी, ठीक है, फिजिकल का पी और फिनोटाइप का पी, कि सामने बाहर से दिखने में आपका पी प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा कि ड्वार्फ होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिनोटिपिक बोलते हैं। आगे इसका एक रेशियो पूछा जाएगा, तो जब फिजिकल अपीयरेंस देखोगे कि टॉल है कि ड्वार्फ है, तब उसको हम फिनोटिपिक रेशियो बोलते हैं। जीनोटिपिक का मतलब होता है कि उसमें जेनेटिक मेकअप कैसा होता है। जीन्स जो होते हैं, मैंने बोला पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। हम लोग जीन्स को कैपिटल लेटर्स में डिनोट करते हैं। अगर वो डोमिनेंट होता है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा दिख रहा होता है, तो हम उसको कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कैपिटल लेटर्स में। और अगर वो रेसेसिव होता है, रेसेसिव का मतलब वो दिखता नहीं है, ठीक है, या उसको छुपा दिया जाता है। रेसेसिव का मतलब जो दब जाता है। डोमिनेंट का मतलब जो चौड़ा होकर के अपनी मनमानी करता है, ठीक है। तो अपनी मनमानी करने वाले जीन को हम कैपिटल लेटर्स में डिनोट करते हैं, और रेसेसिव वाले कैरेक्टर को हम लोग हमेशा स्मॉल लेटर्स में डिनोट करते हैं। आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि जीनोटिपिक रेशियो को कैपिटल टी मतलब ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, स्मॉल टी मतलब ये रेसेसिव कैरेक्टर है। तो जेनेटिक मेकअप जब आप देखोगे, उसके जीन्स देखोगे, तब हम उसको जीनोटाइप बोलते हैं, ठीक है। इसके बेसिस पे जब एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया था, तो उन्होंने 2 टाइप के क्रॉस दिए थे। सबसे पहला जो उनका क्रॉस था, वो था उनका मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने क्या चेक किया था, पहले हम देख लेते हैं। मोनो का मतलब उन्होंने सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक को, ठीक है, उन्होंने सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ा था, ठीक है। अब अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक बोलूं या फिर मैं ट्रेट बोलूं, दोनों का मतलब ही सेम होता है। मतलब वो प्लांट जो होगा हाइट में छोटा होगा कि लंबा होगा, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक होता है कि बाहर से दिखने में वो कैसा होगा, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, या फिर हम उसको ट्रेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक भी और ट्रेट दोनों ही बोल सकते हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने एक ही कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी किया था। हाइब्रिड का मतलब उन्होंने 2 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक को मिक्स करके एक नया ऑफस्प्रिंग जनरेट किया था। जैसे कि उन्होंने एक टॉल प्लांट को और एक ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस करवाया था, और फिर उन्होंने जो ऑफस्प्रिंग मिले थे, उस क्रॉस को हम लोग, क्रॉस मतलब हमने टॉल प्लांट को और ड्वार्फ प्लांट को, दोनों क्या है, अलग अलग पौधे हैं हमारे, दोनों प्लांट को हमने क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया। तो उनसे जो आपका ऑफस्प्रिंग जनरेट होगा, बच्चा जनरेट होगा, उसको हम हाइब्रिड बच्चा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड बच्चा बोलते हैं। और उसमें हम सिर्फ एक टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स चेक कर रहे हैं, जैसे कि हाइट का कैरेक्टरिस्टिक। तो ऐसे क्रॉस को हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, जिसमें उन्होंने टॉलनेस और ड्वार्फनेस वाली कैरेक्टरिस्टिक को चेक किया था। तो अब भाई देखो होता क्या है, जो जीन्स होते हैं किसमें प्रेजेंट होते हैं? पेयर्स में, ठीक है, पेयर्स में। तो उन्होंने ना क्या किया था, होमोजाइगस पेयर्स लिए थे। होमोजाइगस पेयर्स, कैसे पेयर्स लिए थे?
होमोजाइगस, होमोजाइगस का मतलब होता है कि दोनों जो जीन्स होंगे वो कैसे होंगे, कैपिटल टी, और दोनों ही ड्वार्फ प्लांट के जो जीन्स होंगे स्मॉल टी होंगे। मतलब उन्होंने होमोजाइगस पेरेंट प्लांट लिए थे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या हो गए, अब इनसे आप क्या करोगे, गैमीट्स की फॉर्मेशन करोगे। क्या करोगे, इनकी गैमीट्स की फॉर्मेशन। तो गैमीट दोनों कैसे बनेंगे, कैपिटल टी ही बनेगा। इसमें गैमीट की फॉर्मेशन कैसी होगी, स्मॉल टी बनेगा आपका। ठीक है, तो अब ये कैपिटल टी और स्मॉल टी को इन्होंने क्या करवा दिया था, क्रॉस पॉलिनेशन। इसका क्या करवा दिया था, क्रॉस पॉलिनेशन। देख रहे हो, क्रॉस पॉलिनेशन करवा दिया था, और उन्होंने कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला बच्चा मिला था, ऑफस्प्रिंग मिला था, जो कैसा था, हेट्रोजाइगस टॉल था। कैसा था, हेट्रोजाइगस टॉल। हेट्रोजाइगस टॉल का मतलब ये था कि उसमें टॉल वाला जीन भी था और ड्वार्फ वाला जीन भी था। ये उनको बाद में पता चला था, कब, अब उन्होंने पहले तो क्या किया, एक टॉल प्लांट को और एक छोटे ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस करवाया, तो उनको सारे ही कैसे मिले, F1 जनरेशन में टॉल प्लांट मिले। ठीक है, तो अब वो हो गए कंफ्यूज कि सारे के सारे टॉल प्लांट ही उनको क्यों मिले, उनको छोटे पौधे क्यों नहीं मिले, और उनको मिडिल वाले पौधे क्यों नहीं मिले, मतलब जिनकी हाइट ना ज्यादा लंबी थी ना हाइट ज्यादा छोटी थी, बीच वाले प्लांट उनको क्यों नहीं मिले। तो ये पढ़ने के लिए उन्होंने वापस से क्या किया, इस वाली जनरेशन को, F1 जनरेशन को सेल्फ क्रॉस करवा दिया। ये F1 जनरेशन को उन्होंने क्या करवा दिया, सेल्फ क्रॉस करवा दिया, उसका सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया। तो जब उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, तो अब हम यहाँ पे पनेट स्क्वायर बनाएंगे। यहाँ पे गैमीट की फॉर्मेशन करोगे, है ना, गैमीट फॉर्मेशन करोगे तो कैपिटल टी बनेगा, स्मॉल टी बनेगा, कैपिटल टी बनेगा, स्मॉल टी बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी मिला। तो उन्होंने देखा कि उनको 3 पौधे जो कैसे मिले, टॉल मिले, और एक पौधा उनको सबसे छोटा मिला, और उनको ये पता चला कि कोई भी ऐसा पौधा नहीं था जो मीडियम हाइट का था। मतलब कोई भी ऐसा पौधा नहीं था जिसकी हाइट मीडियम थी, ना ज्यादा लंबी थी ना ज्यादा छोटी थी। ठीक है, तो जब इसका फिनोटिपिक रेशियो निकालोगे, तो फिनोटिपिक रेशियो का मतलब होता है बाहर का फिजिकल अपीयरेंस। हमको 3 टॉल प्लांट मिले, तो फिनोटिपिक रेशियो 3:1 हो गया, क्योंकि एक छोटा प्लांट मिला और 3 हमको लंबे प्लांट मिले। जीनोटिपिक रेशियो देखोगे तो कैपिटल टी आपका क्या होगा, सिर्फ एक पौधा हो गया। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी आपके 2 पौधे हो गए। ठीक है, 2 हुए, और स्मॉल टी आपका एक पौधा हुआ। तो जेनेटिक मेकअप उसका क्या हो गया, 1:2:1, जिसमें से ये वाला होमोजाइगस टॉल था। कैसा था, एक प्लांट आपका होमोजाइगस टॉल था। ठीक है, एक आपका होमोजाइगस शॉर्ट था, ड्वार्फ था, और एक आपका 2 आपके हेट्रोजाइगस थे। 2 आपके हेट्रोजाइगस थे। हेट्रोजाइगस मतलब उसमें टॉल वाला जीन भी गया था और ड्वार्फ वाला जीन भी गया था, जिससे उन्होंने 2 तरीके के लॉ दिए थे, सबसे पहला लॉ तो उन्होंने क्या दिया था, सबसे पहला देखो, उनके एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स मतलब कैपिटल टी सारे ही टॉल जीन थे, और ड्वार्फ प्लांट्स मतलब स्मॉल टी थे। उनको जब क्रॉस करवाया, तो क्रॉस करवाने के बाद उनको सरप्राइज में मिला कि कोई भी ब्लेंड नहीं था। जो ब्लेंड मतलब उनको कोई भी मीडियम हाइट का प्लांट नहीं मिला। क्या नहीं मिला, मीडियम हाइट का उनको कोई भी प्लांट नहीं मिला। सारे के सारे या तो टॉल प्लांट थे या तो शॉर्ट प्लांट थे। तो इंस्टेड उनको सारे ऑफस्प्रिंग कैसे मिले, टॉल मिले, जिसके बेसिस पे उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया। उन्होंने क्या दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया। उन्होंने ये बताया कि एक ऐसा कैरेक्टर या ट्रेट जो होता है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, डोमिनेंट होता है, जो दूसरे कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्रेस होने ही नहीं देता। इसके बेसिस पे उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में उन्होंने ये बताया कि जब भी गैमीट की फॉर्मेशन हो रही होती है, जैसे कि अगर मैं कैपिटल टी और स्मॉल टी की बात करूं, तो कैपिटल टी अलग जाएगा, स्मॉल टी अलग गैमीट्स में जाएगा। स्पर्म में अलग टी जाएगा और दूसरे स्पर्म में अलग टी जाएगा, या फिर उनके पॉलन ग्रेन्स में अलग अलग तरीके के टी जाएंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। कोई भी ऐसा पॉलन ग्रेन नहीं होगा जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी मिक्स होकर के कोई नए तरीके का जीन बना रहा होगा। इसी को ही उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोला था कि
दो जीन की कॉपीज में से ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक एक में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आपका कोई भी ऐसा गैमीट वो नहीं बनाता जिसमें इन दोनों का क्या होता है, मिक्स होता है, मतलब उसमें कोई भी उनको मीडियम हाइट वाला प्लांट नहीं मिला। इसी के बेसिस पे उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया कि गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे दोनों ही जीन अलग अलग होकर के ही आगे ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, साथ में मिक्स होकर के कोई नया जीन नहीं बना देते। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने एक नया लॉ दिया, फिर उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया। डाई हाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने दो कैरेक्टरिस्टिक को क्रॉस किया, उन्होंने दो टाइप के कैरेक्टरिस्टिक को क्रॉस किया, जिसको उन्होंने क्या बोला, डाई हाइब्रिड क्रॉस बोला। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने राउंड एंड येलो सीड्स को लिया। राउंड और येलो सीड्स जो थे आपके, ये कैसे थे, डोमिनेंट थे। ये कैसे करेक्टर थे आपके, डोमिनेंट करेक्टर थे। और उन्होंने रिंकल्ड और ग्रीन सीड्स को लिया, ये आपके पेरेंट प्लांट थे। कैसे प्लांट थे, पेरेंट प्लांट थे। रिंकल्ड और ग्रीन सीड को लिया जो कि आपके कैसे ट्रेट थे, रेसेसिव करेक्टरिस्टिक थे। ठीक है, कैसे करेक्टरिस्टिक थे, रेसेसिव। राउंड के लिए उन्होंने कैपिटल आर यूज किया था, येलो के लिए कैपिटल वाई। रिंकल्ड के लिए उन्होंने स्मॉल आर यूज किया था, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई और स्मॉल वाई यूज किया था। और उन्होंने ऐसे ही होमोजाइगस पेरेंट प्लांट को क्या करवा दिया, क्रॉस पॉलिनेशन करवा दिया। इनका क्या करवा दिया, क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। तो जब उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया तो उनको जो F1 जनरेशन मिली उसमें उन्होंने देखा कि उनके सारे प्लांट कैसे थे, राउंड थे। उनके सारे जो सीड कैसे थे, राउंड थे और येलो कलर के थे। कैसे थे, येलो कलर के थे। अब उनका दिमाग सनक गया, क्यों, क्योंकि उनको कोई भी रेसेसिव करेक्टर ही नहीं दिखा। फिर उन्होंने क्या किया, इसी F1 जनरेशन को उन्होंने सेल्फ क्रॉस करवा दिया। क्या करवा दिया, सेल्फ क्रॉस करवा दिया, सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया। और जब सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे उनको चार तरीके के गैमीट मिले, कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। और इस तरीके से उन्होंने पूरा अपना पनेट स्क्वायर बनाया। और जब उन्होंने F2 जनरेशन में देखा तो F2 जनरेशन में उनको दो नए तरीके के कैरेक्टरिस्टिक मिले। कैसे कैरेक्टरिस्टिक मिले, दो नए तरीके के कैरेक्टरिस्टिक मिले, जहां पे उनको पेरेंट प्लांट वाले राउंड और येलो सीड भी मिले थे, जहां पे उनको पेरेंट प्लांट वाले राउंड और येलो, रिंकल्ड और ग्रीन सीड भी मिले थे, वहां उनको राउंड और ग्रीन सीड भी मिले और रिंकल्ड और येलो कलर के भी सीड मिले। ठीक है, रिंकल्ड और येलो कलर के सीड भी मिले। ठीक है, और वो कितने थे, ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक तीन तीन थे। कितने प्लांट थे, तीन तीन प्लांट थे, जिसके बेसिस पे उन्होंने फिनोटाइपिक रेशियो दिया था 9:3:3:1। ये इनका फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक था। 9 प्लांट उनके राउंड और येलो थे, 3 प्लांट उनके राउंड और ग्रीन थे, 3 प्लांट उनके रिंकल्ड और येलो थे और 1 प्लांट उनका रिंकल्ड और ग्रीन प्लांट था। ठीक है, 1 प्लांट उनका रिंकल्ड और ग्रीन था। इस तरीके से उन्होंने अपना पूरा डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करवाया था, जिसमें उन्होंने देखा था कि होमोजाइगस डोमिनेंट क्रॉस करने के बावजूद भी उनको न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए मिले थे। कैसे, न्यू ट्रेट देखने के लिए मिले थे, जिसके बेसिस पे उन्होंने थर्ड लॉ दिया था। थर्ड लॉ दिया था कौन सा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में उन्होंने बोला था कि जब गैमीट की फॉर्मेशन हो रही होती है तो जो दो कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने लिए थे, राउंड रिंकल्ड, है ना, राउंड और येलो सीड्स लिए थे, और कैसे सीड्स लिए थे, रिंकल्ड और ग्रीन कलर के जो सीड्स लिए थे। जब इन्होंने इनको क्रॉस करवाया, क्या करवाया, इसको क्रॉस करवाया, तो उन्होंने दो न्यू तरीके के कैरेक्टरिस्टिक देखे जो कि आपस में कंबाइन होकर के एक नया चीज बना रहे थे। ठीक है, आपस में कंबाइन होकर के एक नई कैरेक्टरिस्टिक दे रहे थे। मतलब राउंड वाला ग्रीन के साथ भी कंबाइन हो सकता था, रिंकल्ड वाला येलो के साथ भी कंबाइन हो सकता था। सब एक दूसरे से अलग अलग होकर के ट्रांसफर हो रहे थे, लेकिन जब दोनों साथ में मिल करके एक नया तरीके का सीड दे रहे थे, जैसे वो क्या था, सेग्रीगेशन में वो गैमीट अलग अलग ही बना रहे थे, गैमीट अलग अलग ही बना रहे थे, लेकिन आपस में ज्वाइन होकर के एक नया कैरेक्टरिस्टिक बना दिया। जैसे कि 4 बच्चे हो गए, वो 4 बच्चों ने क्या किया, अलग अलग आगे बढ़े, लेकिन दो ने आपस में मिलकर के एक ग्रुप बना लिया, दो ने आपस में मिलकर के एक ग्रुप बना लिया। इसी को ही उन्होंने बोला था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की ट्रेट पहले सेग्रीगेट होते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बेस पे अलग अलग होते हैं, और अलग अलग
होने के बाद नए लोगों के साथ मिलकर के एक नया कैरेक्टरिस्टिक भी दे देते हैं, ठीक है, और रिकंबाइन होकर के वापस से दोबारा से कंबाइन होकर के एक नया तरीके का कैरेक्टरिस्टिक भी दे देते हैं। अब लास्ट में आ जाता है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन, जिससे रिलेटेड भाई 5 बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसको डायरेक्टली समझाती हूँ कि अगर मैं स्पर्म की बात करूं, अगर मैं स्पर्म और ओवम की बात करूं, ठीक है, तो मेल्स जो होते हैं उसमें 2 तरीके के क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, एक्स और वाई क्रोमोसोम्स। फीमेल में भी, फीमेल में सिर्फ एक ही पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, मतलब एक पेयर ऑफ, मतलब एक्स और एक्स दोनों ही सेम क्रोमोसोम होते हैं। तो मतलब स्पर्म में 50% एक्स क्रोमोसोम रहता है और 50% स्पर्म में वाई क्रोमोसोम रहता है, और जितने भी ओवम होते हैं उन सब में सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही रहता है। तो अगर आपका स्पर्म, अगर एक्स वाला स्पर्म एक्स वाले ओवम को फर्टिलाइज करता है तो जाइगोट जो होगा आपका एक्स एक्स होगा, मतलब आपकी कौन सी चाइल्ड बनेगी, वो फीमेल चाइल्ड बनेगी। लेकिन अगर वाई वाले क्रोमोसोम ने एक्स को फर्टिलाइज किया तो जो जाइगोट बनेगा आपका वो कैसा होगा, एक्स और वाई होगा, मतलब वो कैसा चाइल्ड होगा, मेल चाइल्ड होगा, ठीक है, तो मेल चाइल्ड होगा। तो कहीं ना कहीं ये वाले चार्ट के बेसिस पे आपसे वो ये पूछेगा कि which gamete is responsible for the sex determination of the child। तो कौन सा गैमीट आपका मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, तो मेल्स में जो स्पर्म होते हैं वही मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइन करने में, क्योंकि उनके जो क्रोमोसोम होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम, एक वाई क्रोमोसोम। So this was all about the one shot of heredity in just 20 minutes। लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ जिनको भी ये चैप्टर रिवाइज करना हो। अगर ये चैप्टर के पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो आउट कर सकते हो। तो भाई अब फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग 20 मिनट्स के सेशन में। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्री बोर्ड्स। बाय बाय।